A very cheerful good morning to 12th class. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology, and today we are discussing a very important topic, that is allergies. एलर्जीज़ टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है. इसके बारे में आपने पहले थोड़ा बहुत चाहे पढ़ा हो लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा होगा. तो आज यहाँ पर देखेंगे हम एलर्जीज़ होती क्या हैं, कौन इन्हें कॉज करता है, कैसे क्या सिम्टम्स हैं इनके और कैसे हम इन्हें ठीक कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले देखेंगे When you have gone to a new place and suddenly you started sneezing. जब आप कहीं नए प्लेस पर जाते हैं और अचानक से अगर आपको वहाँ पर स्नीजिंग मतलब छींके आना स्टार्ट हो जाए, वीजिंग खांसी आना स्टार्ट हो जाए, नो एक्सप्लेन्ड रीज़न, फॉर नो एक्सप्लेन्ड रीज़न, कोई स्पेशल खास रीज़न नहीं है जिसे हम एक्सप्लेन कर सकें कि क्यों खांसी आ रही है और क्यों आपको स्नीजिंग हो रही है. वैन यू वेंट अवे, और फिर उसके बाद अगर आप उस प्लेस से दूर चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाते हैं. ठीक है, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएं. योर सिम्टम्स डिसअपीयर्ड. मतलब डिड दिस हैपन टू यू, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द इन्वायरमेंट. हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंटल पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सम पार्टिकल्स इन द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनके लिए हमारी बॉडी सेंसिटिव होती है. द अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पॉलन माइट्स. मतलब अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा रीज़न है कि आपको अचानक से छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं, खांसी आना स्टार्ट हो जाती है किसी पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर स्मेल को लेकर, तो इसका मतलब आपको कुछ एलर्जी है. मतलब आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को लेकर सेंसिटिव है. कई बार सुना होगा कि मैं मेटल नहीं पहन सकती, मुझे तो एलर्जी हो जाती है, मेरे को धूल से एलर्जी हो जाती है, मेरे को खांसी आती है, मेरे को इस फ्लावर से एलर्जी है. तो बहुत सारे इस तरह की आपने केसेस देखे होंगे अपने आसपास. द अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पॉलन माइट्स. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स किसकी वजह से? पॉलन्स, जो फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, जो फ्लावर को हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, उनकी वजह से भी एलर्जीज बहुत सारे लोगों को होती है. माइट्स होते हैं छोटे कीड़े, बहुत छोटे कीड़े. ठीक है, जो एयर में होते हैं. विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस, जो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. एक्सएग्रेटेड. अब देखेंगे आप एलर्जी है क्या. एक्सएग्रेटेड को आप एग्रेसिव कह सकते हैं. Aggressive response of immune system to certain antigen present in the environment is called allergy. एलर्जी क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ही एग्रेसिव मैनर में रेस्पॉन्स करना किसी भी एंटीजन के प्रेजेंट होने पर. मतलब इन्वायरमेंट में कोई एंटीजन प्रेजेंट है और वो एंटीजन जैसे ही हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो कांटेक्ट में आते ही हमारी बॉडी का बहुत ही एग्रेसिव, मतलब क्रोधित होकर या फिर ज़ोर से एक साथ अटैक करना, स्ट्रॉन्ग अटैक करना, क्या होगा? एलर्जी होगा. उसे हम एलर्जी कहते हैं. और उसी की वजह से हमारे बॉडी में सिम्टम्स अराइज होते हैं. फीवर आने पर हमारी बॉडी गर्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में फ़ाइट होती है और उनके बीच में फ़ाइट होने से हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म हो जाती है. कहीं पर भी कोई मॉस्किटो बाइट करता है या फिर मतलब ग्रास होपर ने बाइट कर लिया, कहीं भी किसी कीड़े ने आपको काट लिया तो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और खुजली होती है. वो अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है. अगर आपको ऐसा हुआ तो इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है. मतलब ये है क्योंकि उसके लिए तो फॉरेन सब्सटेंस है. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं, जो इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एलर्जेंस कहते हैं. द एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू दीज आर IgE टाइप. जो इस तरह के रेस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं IgE, इम्यूनोग्लोबिन E. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पॉलेंस, एनिमल डेंडर. कॉमन एग्जाम्पल एलर्जेंस के आप याद कर लेंगे कि माइट्स इन डस्ट में माइट्स, पॉलन्स और एनिमल डेंडर. एनिमल डेंडर क्या होता है कि जब कोई भी एनिमल अपने बाल झड़कता है तो बाल झड़कने पर
वहाँ से जो धूल मिट्टी मतलब जो भी पार्टिकल्स वहाँ से निकलते हैं उसे हम एनिमल डेंडर कहते हैं, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। मतलब एलर्जी के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आप पहचानोगे कि एलर्जी है? अचानक से छींके आना, आँखों में पानी आना, नाक में पानी आना और सांस लेने में कठिनाई होना, तो ये एलर्जी के सिम्टम्स हैं। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। जो एलर्जी है वो क्यों होती है? कुछ केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से हमें एलर्जी होती है। हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो कुछ केमिकल रिलीज करती हैं। क्या? कौन सी सेल्स? WBC सेल्स कुछ केमिकल रिलीज करती हैं, जैसे कहेंगे हम हिस्टामिन और सीरोटोनिन। हिस्टामिन और सीरोटोनिन दो ऐसे केमिकल हैं जो एलर्जी के टाइम पर रिलीज होंगे और एलर्जिक रेस्पॉन्स करते हैं हमारी बॉडी को। अब ये कौन सी सेल्स रिलीज करेंगी? मास्ट सेल, मस्त सेल भी आप बोल सकते हैं इनको, कि हमारी बॉडी के अंदर RBCs में एक सेल का नाम है मस्त सेल। मास्ट सेल वैसे हम इन्हें कहते हैं, लेकिन याद रखने के लिए आप इन्हें करेंगे मस्त सेल। तो मस्त सेल रिलीज करती हैं हिस्टामिन और सीरोटोनिन। कब? हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। जब भी कोई एलर्जन हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो एंट्री करने के लिए मास्ट सेल उनके लिए सेंसिटिव होती हैं, और सेंसिटिव मतलब वो उन्हें पैथोजन समझ लेती हैं और पैथोजन समझने के बाद उसे किल करने की कोशिश करती हैं और क्या रिलीज करेंगी? हिस्टामिन और सीरोटोनिन। उसके बाद फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, एलर्जी के कॉज को डिटरमाइन करने के लिए पेशेंट को उसी तरह के एलर्जेंस के साथ एक्सपोज कराया जाता है, मतलब इन्फेक्ट कराया जाता है और स्मॉल डोज दी जाती है उसकी, और उसके बाद उसके एलर्जी के सिम्टम्स जिसमें भी प्रोड्यूस होते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है। यूज़ ऑफ ड्रग्स, आप मतलब एलर्जी होने पर कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करेंगे? एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज़ करते हैं, एड्रेनालिन यूज़ करते हैं और स्टेरॉइड्स आप यूज़ करेंगे। स्टेरॉइड्स होते हैं मतलब नशीली दवाइयाँ, वैसे नशे के नाम से इनको जाना जाता है। क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी, और ये एलर्जी के सिम्टम्स को बहुत जल्दी ही रिड्यूस कर देती है। Somehow modern day lifestyle has resulted in the lowering of the immunity and more sensitivity। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है और हमारी बॉडी सेंसिटिव हो रही है टू एलर्जेंस, और एलर्जेंस के लिए हमारी बॉडी सेंसिटिव हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रंस मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले ऐसे हैं कि जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जीज़ हैं। अस्थमा एक एलर्जी है, ध्यान रखना। टू सेंसिटिविटी ऑफ द इन्वायरमेंट एंड दिस शुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन द लाइफ। ऐसा भी हो सकता है कि पहले के टाइम में जो इन्वायरमेंट था वो बहुत क्लीन था और डिजीज़ें बहुत कम थी। अब देखेंगे एक नया टॉपिक, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी। तो जब हमारे इम्यून सिस्टम में जो हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है उसके पास प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंस कर सकता है। मतलब हमारी बॉडी में जब कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचान लेता है कि दिस इज़ द बैक्टीरिया। जैसे कि हमारे स्कूल में कोई अननोन पर्सन आता है तो हमारे बाहर बैठे वाले जो बाहर बैठे रहते हैं पीएन वगैरह, गेटमैन, तो वो उसे पहचान लेता है कि वो अपना पर्सन है या नहीं है। अगर नहीं भी पहचान पाता है तो वो उसकी आइडेंटिटी चेक करता है। तो इसी तरह से वो उसे अंदर नहीं आने देता। अगर वो कोई भी फॉरेन है तो परमिशन के साथ अंदर आएगा। तो इसीलिए ऐसे ही हमारी ऑटो इम्यूनिटी होती है। तो हमारे इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंस करना जानती हैं। और क्यों? क्योंकि हमारी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो मेमोरी सेल्स क्या करती हैं? जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस पहले हमारी बॉडी में आए वो उनके बॉडी स्ट्रक्चर को रीड कर लेती हैं और रीड करके अपनी मेमोरी में रख लेती है कि दोबारा आएगा तो फिर इसे मारना है, ठीक है। तो वो हमारा मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व हायर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। और एबिलिटी होती है डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, इसके पास एबिलिटी होती है कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस करने की। तो फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन, यहाँ से देखेंगे तो इन ये प्रोसेस जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो दो बेस पर, इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी while we still do not understand the basis of this, जबकि हम इसे इसके बेस पर समझ नहीं सकते। टू
कैलोरीज ऑफ द एबिलिटी हैव टू बी अंडरस्टूड। लेकिन सफिशिएंट है इसके काम को समझने के लिए कुछ दो बातें, दो कथन, ठीक है। नंबर 1, हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। जो हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो फॉरेन मॉलिक्यूल और फॉरेन एनिमल दोनों को ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजिकल डील्स विद द ऑस्पेक्ट टू समटाइम्स ड्यू टू द जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स। अदर सेकेंड रीज़न अगर हम देखें तो समटाइम ऐसा होता है कि कुछ जेनेटिक रीज़न की वजह से या फिर किसी अननोन रीज़न की वजह से हमारी बॉडी अपनी ही सेल्स को, मतलब सेल्फ सेल को किल करती है एज अ फॉरेन सब्सटेंस व्हेन आवर बॉडी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट दिस इज सेल्फ और नॉन सेल्फ। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंस करने के लिए वो उसे अपनी सेल्स को, मतलब सेल्फ सेल को नॉन सेल्फ समझ लेती है और उन्हें किल कर देती है। जैसा कि इसे दिस रिजल्ट इन डैमेज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। और इस तरह के डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज़ हमेशा ही किसके बेस पर होती हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये, कि जब म्यूटेशन के टाइम कोई भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल के जेनेटिक कोड्स में अगर कोई चेंज आ गया, चेंज आने पर वहाँ जेनेटिक कोड में चेंज आया, यहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए तो मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं वो बदलाव आएगा उसमें, और फिर उन पार्टिकल्स को हमारी सेल्स क्या समझ लेंगी? नॉन सेल्फ सब्सटेंस समझेंगी और उन्हें किल करने लगेंगी, फॉरेन सब्सटेंस समझ लेंगी। जैसा कि किसमें होता है? रेमेटॉइड अर्थराइटिस। रेमेटॉइड अर्थराइटिस गठिया बाय जिसे आप कहते हैं, रेमेटॉइड अर्थराइटिस। रेमेटॉइड अर्थराइटिस में हमारी जो बोन सेल्स होती हैं, हमारी आरबीसीज बोन सेल्स पर अटैक करती हैं, हमारी बोन सेल्स को किल कर दिया जाता है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में। ऑटो इम्यून डिजीज़ है एक, ठीक है, इसका एग्जांपल पूछ लिया जाता है। तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का नाम बताए तो हो जाएगा अर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।